हेलो गाइस, तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी का इम्पॉर्टेंट चैप्टर एग्रीकल्चर। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग एग्रीकल्चर। ठीक है, हम क्रॉपिंग पैटर्न्स पढ़ेंगे, राबी खारिफ और ज़ैद क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे और जो डिफरेंट क्रॉप्स हैं उनके जोग्राफिकल कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो एग्रीकल्चर है वो हमारे इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? हमारे इंडिया के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया स्टार्टिंग से ही एक एग्रीकल्चर कंट्री रही है। ठीक है, आपको पता है प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इंडिया में सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए इंडिया में एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है, 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज ऑलरेडी इंगेज। ठीक है, 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन, 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर में इंगेज थी। अभी कम हो रही है, लेकिन पहले शुरुआत में हमेशा हमारा एग्रीकल्चर को ही इंपॉर्टेंस रही है। ठीक है, उसके बाद है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। हमारे पास 3 तरीके की फार्मिंग होती है, एक प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कॉमर्शियल फार्मिंग। अभी सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? देखो, नाम से ही क्लियर है। प्रिमिटिव मतलब शुरुआत में, और सब्सिस्टेंस मतलब अपने लिए, जिससे हमारा सपोर्ट हो सके उतनी ही फार्मिंग करनी है। ठीक है, तो ये क्या होती है? ये प्रैक्टिस होती है स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पे। ये मेनली जो ट्राइबल लोग होते हैं वो अपनी सेल्फ सफिशिएंसी के लिए इसको प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, इसमें प्रिमिटिव टूल्स यूज़ होते हैं, मतलब पुराने तरीके की जो टूल्स हैं वो यूज़ होते हैं, जैसे कि हो, डाउ, डिगिंग। देन फैमिली और कम्युनिटी लेबर, मतलब यहाँ पे बाहर से लेबर्स जो हैं वो हायर नहीं किए जाते, जो फैमिली ही है वो ही हेल्प करती है, उनके लिए ही खाना बनता है। ठीक है, इसको स्लैश एंड बर्न एक टाइप ऑफ एग्रीकल्चर भी कहती है। अब इसका मतलब क्या है कि जो फार्मर्स है ना, वो जब एक जगह पे कल्टीवेशन करते हैं, तो जब उसकी कल्टीवेशन होने के बाद उसकी फर्टिलिटी, जो लैंड की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, तब वो क्या करते हैं? उस जगह को जला के किसी और जगह में चले जाते हैं। ठीक है, शिफ्टिंग कर लेते हैं और वहाँ पे जाके फिर क्रॉप लगाना शुरू कर देते हैं, जिसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ठीक है, ये जो है ना, इसमें कोई फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड नहीं यूज़ होती है, एनवायरमेंटल कंडीशंस में ग्रो होती है, क्योंकि वो इतने नॉर्मल से टूल्स यूज़ कर रहे हैं। और एनवायरमेंटल कंडीशन, जिसकी फर्टिलिटी होगी, वो सनलाइट होगी, अपने आप ही वाटर मिलेगा, तो वो अपने तरीके से कुछ नहीं कर रहे हैं। जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रही है वही कंडीशंस में फुलफिल होकर वो फार्मिंग करते हैं। ठीक है, डिफरेंट एरियाज में इसको डिफरेंट नामों से जाना जाता है, जैसे कि झूमिंग है असम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में। ठीक है, पामलो इसको मणिपुर में जाना जाता है, और दीपा इसको बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में इसको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा, सब्सिस्टेंस मतलब अपने लिए ही, मतलब खुद के गुजारे के लिए ही। तो ये कहाँ पे प्रैक्टिस होती है? जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई पॉपुलेशन प्रेशर हो, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो, और हमने एक लिमिटेड लैंड से ही बहुत ज़्यादा ग्रोथ करवानी हो, वहाँ पे ये प्रैक्टिस होती है। लेबर इंटेंसिव होती है, ऑब्वियसली हमें बहुत ज़्यादा क्रॉप ग्रो करनी है तो लेबर ज़्यादा लगेगी, और इसमें हाई यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब यूज़ होते हैं ताकि हमें एक लिमिटेड लैंड से बहुत ज़्यादा कल्टिवेशन मिल पाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, हाउ राइट ऑफ इनहेरिटेंस कॉजेज द प्रेशर ऑन लैंड। राइट ऑफ इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है कि जब अगर एक फादर की ज़मीन है, तो अगर उसके 2 बच्चे हैं, 2 जानों में डिवाइड होगी फार्मर की ज़मीन, जैसे ये फार्मर है और 2 बच्चों के बीच में डिवाइड होगी, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो अगर मान लो इसके पास 10 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है, तो इसको 5 मिलेगी, इसको 5 मिलेगी। ठीक है, और अगर ये 10 हेक्टेयर्स में से मतलब कि अगर ये पूरे साल में 200 किलो की कल्टिवेशन कर रहे हैं, तो जो अभी 1 हेक्टेयर लैंड मिलेगा इसको, तो यहाँ पे इसकी 100 किलो होगी और यहाँ पे इसकी 100 किलो होगी। तो अभी ये चाहता है कि पहले हम 200 किलो कर रहे थे, तो मैं अपनी 5 हेक्टेयर लैंड में से ही मैं इसकी कल्टीवेशन जो है वो 100 हेक्टेयर से बढ़ाने की कोशिश करूँ। तो इससे क्या होता है? इसमें प्रेशर पड़ता है लैंड के ऊपर, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरी लैंड छोटी हो गई है लेकिन मैं कल्टीवेशन उतनी ही करूँ, उतनी ही पैसा ज़्यादा कमाऊँ। ठीक है, ये होती है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। नेक्स्ट है हमारे पास कॉमर्शियल फार्मिंग। तो कमर्शियल का मतलब होता है बाजार के लिए हम जब सेल और खरीदते हैं और सेल करते हैं, उसको बोलते हैं कमर्शियल वेंचर्स। तो कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है? इसमें HYV सीड्स यूज़ होते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, मतलब ये एक ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ फार्मिंग होती है। ठीक है, तो हमारे जो वेंचर्स होते हैं, हमारी जो खरीद होती है वो कमर्शियल के साथ होती है, तो हमारे जो प्रोडक्शन होती है वो भी ज़्यादा होती है। ठीक है, एक एग्जांपल दी हुई है कि जो राइस है वो पंजाब में एक कमर्शियल क्रॉप है, हरियाणा में एक कमर्शियल क्रॉप है जिसका लेन देन किया जाता है, लेकिन सब्सिस्टेंस क्रॉप है एक उड़ीसा में, मतलब उड़ीसा में इसको लोग सिर्फ अपने खाने के लिए ही बनाते हैं। तो ये डिफरेंस हो सकता है कि कहीं पे कौन सी क्रॉप सब्सिस्टेंस बन जाए, कहीं पे कौन सी क्रॉप कमर्शियल बन जाए। ठीक है,
और कमर्शियल क्रॉप की ये कैटेगरी है प्लांटेशंस। प्लांटेशंस मतलब एक ही क्रॉप को बहुत ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में उगाना, जैसे कि असम है, वहाँ वो टी के लिए फेमस है ना, तो मतलब कि एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा क्रॉप उगाना, उसको बोलते हैं प्लांटेशंस। ये किसके लिए होता है? ये इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को कनेक्ट करता है, क्योंकि हमने मोटिव क्या है हमारा, कमर्शियली हमारा मोटिव है ना, कमर्शियली करना है हमने काम, तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के बीच में कनेक्ट बनाता है। और ये ज़्यादातर कौन लोग प्रैक्टिस करते हैं? माइग्रेंट लेबरर्स, मतलब बाहर से आगे लोग इसमें काम करते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा लैंड होती है। अभी असम में देखा है, दार्जिलिंग में कितने कितने एरियाज़ में टी जो है उगाई जाती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें कैपिटल इंटेंसिव भी होता है। ये कैपिटल इंटेंसिव है, ये भी लिख लो, कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है? टी, कॉफ़ी, शुगर केन, बनाना, ठीक है। इसकी स्टेट्स भी याद कर लेना, जैसे कि जो टी है वो असम में है, ठीक है, और जो कॉफ़ी है वो कर्नाटका में है। ये स्टेट्स भी याद कर लेना, ठीक है। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, जो फैक्टर्स जो कि डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशंस में हेल्प करते हैं, ठीक है। प्लांटेशंस जो है ये कॉमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इसके लिए फैक्टर्स भी होते हैं जो इनकी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट। अगर ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा तो ज़्यादा हमारी क्रॉप होगी हम ज़्यादा बेच पाएंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, अगर हमें पता होगा कि कौन सी जगह में जो इस चीज़ की डिमांड है, कम्युनिकेशंस हैं, जब हमें पता लगेगा कि इस चीज़ में इसकी डिमांड है तो हम उसको ज़्यादा बेच पाएंगे, ठीक है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे है, मार्केट्स कहाँ पे डिमांड रख रहे हैं, तो इन चीज़ों से प्लांटेशंस की डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न मतलब कौन सी क्रॉप किस पैटर्न में उगाई जाती है, कब उगाई जाती है, उसको बोलते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। तो हमारे पास 3 तरीके के क्रॉपिंग पैटर्न होते हैं, राबी, खारिफ और जैद। तो मैंने टेबल बनाया हुआ है, आपको डिफ्रेंशिएशन करने के लिए ईजी हो जाएगा। तो देखो, पहले है राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स कब उगाई जाती हैं? अक्टूबर टू दिसंबर में। आपको ना एक पिक्चर लेके चलिए, जैसे राबी को आपको वीट याद रखना है बस, तो आपको सारा याद हो जाएगा। आपको राबी से वीट याद रखना है। अब आप दिमाग लगाओ कि वीट कब उगाई जाती है, अक्टूबर या दिसंबर में, ठीक है। या आप एक और हिंट से भी याद रख सकते हो कि जब हमें ठंड लगती है अक्टूबर और दिसंबर में, तब हमें धूप बहुत अच्छी लगती है, और जो वीट होती है वो भी गोल्डन धूप के जैसे रिसेंबल करती है। तो आपको याद रखना है कि धूप हमें गर्मियों में तो अच्छी नहीं लगती, सर्दियों में अच्छी लगती है, और जो वीट है गोल्डन कलर की वो भी सर्दियों में उगाई जाती है। तो अक्टूबर टू दिसंबर आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और खारिफ के लिए आपको जो अपनी इमेज याद रखनी है वो रखनी है राइस की, ठीक है। आपको राइस से याद आएगा, ठीक है। पहले राबी का पढ़ लेते हैं। राबी अक्टूबर टू दिसंबर में उगाई जाती है। हार्वेस्ट कब की जाती है, मतलब इसको तोड़ के बेचा कब जाता है? अप्रैल टू जून में, ठीक है। क्रॉप्स याद करनी है, वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, ये लिख लेना। और ये एरियाज कहाँ पे उगाई जाती है? पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में, उत्तराखंड में, यूपी में। आपको ये एरियाज भी याद रखना है। मेनली नॉर्थ इंडियन साइड पे वीट को उगाया जाता है, ठीक है। एक मैंने यहाँ पे स्टार बनाया कि मतलब इनका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बन सकता है इन सब के अलावा, कि जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज हैं वो हेल्प करती हैं इनकी सक्सेस में। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज आपने क्लाइमेट चैप्टर में पढ़ा होगा पिछले साल, कि जो ये मेडिटेरियन सी से जो विंड्स आती हैं वो यहाँ पे सर्दियाँ जो है ना उसको हार्श बना के बारिश लेके आती हैं, तो उनसे इनकी सक्सेस होती है, प्रेसिपिटेशन होती है, तो सक्सेसफुल हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो खारिफ क्रॉप्स। खारिफ क्रॉप्स मेनली ऑनसेट ऑफ मानसून में उगाई जाती हैं, जून जुलाई के महीने में, ठीक है। हार्वेस्ट कब की जाती है? सितंबर टू अक्टूबर में। एग्जाम्पल्स क्या हैं? पेडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तुर, जो इसको अरहर भी बोलते हैं, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन, ये सारी इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और कहाँ पे उगाई जाती है? असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला। ये ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न साइड्स और साउथ में उगाई जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो एक पॉइंट बनता है वो है कि जो पैडी है अब वो पंजाब और हरियाणा में भी उगाई जाने लगी है, और असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में जो पैडी है उसको 3 बार उगाया जाता है, और इसको क्या बोला जाता है? औस, अमन और बोरो, ठीक है। अब लास्ट है हमारे पास जैद, जो कि इनसे एक अलग कैटेगराइजेशन है, जैद क्रॉप्स। अब ये एक और सी होती हैं, जब इनके बीच में टाइम पीरियड बच जाता है ना, इनकी हार्वेस्टिंग के बीच में जो टाइम पीरियड बच जाता है, शॉर्ट समर सीजन बचता है, वहाँ पे तब हम जैद क्रॉप्स उगाते हैं, ठीक है। ये राबी और खारिफ के बीच में उगाई जाती है ड्यूरिंग द शॉर्ट समर मंथ्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है? वाटरमेलन, मस्क मेलन, क्यूकम्बर, ठीक है। वेजिटेबल क्रॉप्स या फॉडर क्रॉप्स। फॉडर क्रॉप्स कौन सी होती हैं? जो हम अपनी लाइफ स्टॉक को जैसे कि एनिमल्स वगैरह को जो हम चारा डालते हैं उसको फॉडर क्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी जो क्रॉप्स के सारे जोग्राफिकल कंडीशंस हैं, टेबल बना के आपको समझाऊंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।